आसान होगा पर्यटकों के लिए और कितना कारगर ये साबित होगा जो सोच है सरकार की कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके साथ ही जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी पहुंचे और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को फायदा हो इसका? देखिए, फायदा तो मिलेगा हम्म। पर्यटन के बढ़ावे से, किंतु जैसे रमेश जी ने बोला, विगत 15 वर्षों से मैं बोल रहा हूँ, एक हम्म। बार फिर से आपके चैनल पे रिपीट करता हूँ कि पर्यटन, देशाटन, तीर्थाटन 3 अलग अलग विधाएं हैं। शासन दिग्भ्रमित है। हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े इसके अंदर जो सुझाव देने वाले हैं, उनको ये भ्रम को दूर करना चाहिए कि हमारे धार्मिक क्षेत्र पर्यटन के केंद्र नहीं है। अभी राष्ट्र को यदि आवश्यकता है तो उद्योग को मंदिर और उद्यम को पूजा बनाने की, हमें उद्यमिता को पूजा बनाना होगा। तो मैं प्रयास ही चाहूंगा कि हम इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है हमारी सरकार, सहमत हूँ। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, इससे कौन असहमत हो सकता है। हम्म। किंतु हमारे राष्ट्र को अभी आवश्यकता है, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश को जो आवश्यकता है वो उद्यमिता के विकास की है। हमें लोगों के अंदर कर्म भाव को जागृत करना बेहद आवश्यक है। जैसे शर्मा जी ने बताया कि देखिए, हमारे देश के अंदर एक हाथ में बाइबल, दूसरे हाथ में व्यापार की बात करने वाले अंग्रेज भी आए थे। हमारे यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली से लेकर के तो तुगलक तक इस प्रकार के लोग आए हैं। उन्होंने क्या करा, हमने हमारे आप को परोस दिया। इसको बहुत रॉ लैंग्वेज के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने आप को परोस देते हैं। हम 7500 करोड़ की मेट्रो की योजना तो लाए, बड़ी अच्छी बात है, इंटरकनेक्टिविटी होती है। मेट्रो का आंदोलन 90s के अंदर हम लोगों ने किया था हमारे युवा काल के दौरान कि मेट्रो आना चाहिए, और इस सरकार को साधु हुआ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर मेट्रो को पिछली सरकार और इस सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाने का काम किया। अब आप इसके राजस्व अर्जन के ऊपर भी अध्ययन करिए। आज 2 सीटर हेलीकॉप्टर यदि 5 के अंदर अंदर आता है, 2-3 करोड़ के अंदर आता है, वहीं पर 4 सीटर जो आता है 5 से 10 करोड़ के अंदर आता है। यदि हमें उस राजस्व अर्जन सही समय पे हो जाता है तो प्रदेश का विकास है। हम्म। अन्यथा ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा मात्र होकर के रह जाएगा। ठीक है। मेट्रो को पहले हम स्थापित कर ले। हम्म। हम जितनी सुविधाएं है ना, उनको चरणबद्ध तरीके से स्थापित करें, ये मेरा विनय है, उनसे आग्रह है। और मोहन सरकार से मैं बहुत अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि उनके विजन के अंदर हर प्रकार का क्षेत्र है। तो उस क्षेत्रों को स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ी का निर्णय न ले। मैं हेलीकॉप्टर का निर्णय का समर्थन करता हूँ, किंतु पर्यटन को बढ़ावे का हड़बड़ी का निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे की उद्यमिता को बढ़ाना है। देशाटन के क्षेत्र यानी कि अध्ययन के क्षेत्र, हमारे यहाँ का जो एजुकेशन है, विक्रमशिला का, विक्रमादित्य का, अहिल्या का, ये हम्म। बड़ा व्यापक है। इनको बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। तो खुद शिक्षा मंत्री भी रहे इसके पूर्व में, उन्हें सारी चीजों का अंदाजा है, ज्ञात है। तो हमें विक्रमादित्य के आधार पर यदि हमारे चहु और यश को विक्रमा बनाना है, यानी बेहद यशस्वी बनाना है, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश पूरे भारत का एक नैतिक भाग्य का निर्धारक रहा है। यानी हम नैतिकता का परिचालन जो रहेगा ठीक है शैलेश जी। परिचालन। पूज्य स्वामी जी ने भी कहा मुद्रा का परिचालन बढ़ेगा, उससे क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी, हम्म। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इन तीनों स्थलों में अंतर तो समझिए। हम्म। कान्हा हो गया, खजुराहो हो गया, पचमढ़ी हो गया, ये पर्यटन के केंद्र हैं। हम्म। वहां लोग खूब जाएं और मस्ती के साथ रहें। उज्जैन जो है वो तीर्थ स्थल है, वहां पवित्रता का भाव रहे। ओंकारेश्वर वो तपोस्थली है, वो तीर्थ से भी एक कदम आगे है। वहां अगस्त मुनि आए हैं, कपिल मुनि की वहां साधना स्थली रही है, पूज्य आदि शंकराचार्य जी को ज्ञान मिला है। उसमें अगर इस तरह की भीड़ आएगी और अलग तरह के लोग वहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र जाना पाओ की जो पहाड़ी है, जो भगवान परशुराम जी का अवतरण स्थल माना जाता है, वहां से लेकर पूज्य गुरुदेव के चरणों की आपकी कृपा रही और थोड़ा बहुत पैदल चल लेंगे, वहां पर अनेक स्थान ऊर्जावान है, रोंगटे खड़े होते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खड़े होते हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है। वो सारे के सारे स्थान, जब विदेशी आएंगे अपने साथ शराब लेकर आएंगे, कई तरह की चीजें होंगी, वो स्थान अपवित्र होंगे। तो हमको अंतर बना करके चलना चाहिए सरकार को भी, ताकि ये जो एक रमेश सर बात कह रहे हैं कि स्वच्छता के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि धार्मिक स्थानों की अगर हम बात करें वहां पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। एक जो तीर्थाटन की बात भी की जा रही है कि मनोरंजन से जोड़कर इसे ना देखा जाए। देखिए देखिए, उज्जैन का वास्तु बिगड़ गया। मैं इस विषय के ऊपर बड़ा आलोचनात्मक नहीं कहूंगा, पर क्रिटिकल एनालिसिस में कहूंगा। हम हमारे गोवा की स्थिति हमने क्या कर दी। परशु दुर्वासा का क्रोध भट्टारक के रूप में श्री विद्या का सबसे बड़ी तपस्थली थी गोवा। पुर्तगालियों के बाद में चलो तो चले गए, कुछ रह गए,
बाद में कितनी सत्ताएं आई, पक्ष की विपक्ष की, जितनी राजनीतिक दलों की आई, क्या गोवा की वो पुण्य शुद्धि हो पाई? एक बार पर्यटन आना चालू हुआ ना धार्मिक नगरों के अंदर, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसको सुधारने के लिए आपको आज नहीं तो कभी नहीं ये वाले निर्णय के ऊपर काम करना होगा। हमने देशाटन की बात करी थी, हमने बोला था कि यदि महाकाल लोक बनाना है तो महाकालेश्वर मंदिर से कम 15-20 किलोमीटर दूर पे बनाइए, क्योंकि वो देशाटन का क्षेत्र है, वो एजुकेशनल एक्सकर्शन का सेंटर होगा। उसके बाद में आपको पर्यटन का क्षेत्र बनाना है, ठीक है, पचमढ़ी है, बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर आप बना सकते हैं। आप देखिएगा शंकर का पथ संचलन हो या शंकराचार्य का हो, जब शंकर भगवान निकले तो 12 ज्योतिर्लिंग जहां जहां पर उनके पद चिन्ह है, जहां जहां पर उनका अवतरण है, बड़े शांति प्रदेश थे। उज्जैनी केंद्रक होने के कारण या नाभिकीय शिवलिंग है और ये बड़ा शांति प्रदेश था। आज क्या उज्जैन में वो शांति रह पाई है? हम रोजगार की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, रोजगार के लिए आपके पास उद्योग है, आपके पास में उद्यमिता है, आप राजस्व अर्जन करना चाहते हैं तो मठ मंदिरों को आप स्वायत्त बनाइए, उनको एजुकेशन के सेंटर बनाइए, साधना के केंद्र बनाइए, उन्हें मनोरंजन के केंद्र मत बनने दीजिए। ये मैं किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं, ये बहुत बड़ी चेतावनी के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि जहां जहां पर पर्यटन केंद्र बने हैं उनका आमूल, शर्मा जी ने कहा ही है, वहां पे शराब शबाब कबाब सब चलता है। मैंने गंगा पे क्रूज का विरोध करा, जबकि गंगा के नमामि गंगे के ऊपर मैंने स्वयं ने काम करा, यमुना की शुद्धि पे काम करा, अब शिप्रा की प्रदक्षिणा निकालने जा रहा हूँ परसों से। तो ये क्यों कर रहा हूँ? हमारी सत्ताओं को चाहिए उन नदियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, पर्यावरण के ऊपर ध्यान दे, रोजगार के ऊपर ध्यान दे, किंतु हर जगह की अपनी एक सैंक्टिटी है, अपनी एक पवित्रता है, उस पवित्रता को बरकरार रखें। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा पे मेरा कोई संदेह, किंतु क्रियान्वयन पे सदैव संदेह रहा है। किसी की भी सत्ता है, उनके क्रियान्वयन के अंदर अर्थ का अनर्थ होने की संभावनाएं बेहद होती है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अभी से ही हमें इस पे सख्ती रखनी होगी। वंदना जी, आप अपने पक्ष को ये समझाएं कि यदि हम देशाटन, पर्यटन, तीर्थटन को बाइफर्केशन करके रखेंगे, इनके डिविजन को सुनिश्चित करके रखेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो निश्चय ही मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व इसकी ओर देख रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ एक साधु के रूप में, विश्व का सर्वोत्तम नेतृत्व यदि निकलने की संभावना है, सर्वोत्तम विचार निकलने की संभावना है, तो वो मध्य प्रदेश से। यहाँ पर प्रथम सभ्यता का जन्म हुआ, चंद्र ने समझाया था, यहीं से हमारे मानव का उद्गम होता है, सभ्यताओं का निर्धारण होता है। तो हम सभ्यता का यदि कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो हमको बेहद सोच समझ करके निर्णय लेने होंगे। और मेरा विश्वास है कि हम आप सब मिल करके जब किसी को कोई बात कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो इस चीज को समझेंगे और उसके ऊपर बेहद व्यापक। सर, आप क्या कहेंगे जो बात कह रहे हैं शैलेश जी? इसके साथ ही एक और सवाल रहेगा मेरा कि हेली सेवा की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि दुर्घटनाएं और सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं रहती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। इस पॉइंट को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो स्वामी जी ने कहा लगभग सारी की सारी बात बिल्कुल सही उन्होंने बात कही, और अतीत के अनुभव और भविष्य का दर्शन दोनों स्वामी जी की बात में सम्मिलित है, तो हमको सावधानी बरतना ही पड़ेगी। दूसरी, हेली सेवा समय की जरूरत है, हेली सेवा आपको करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी के तौर पर दुर्घटना की दृष्टि से आपको उससे बचना चाहिए, और बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि मान लीजिए उज्जैन से कोई पर्यटक या तीर्थ यात्री या कोई साधना का प्रेमी उज्जैन से ओंकारेश्वर जा रहा है, तो बजाय सीधा हेली पर जाने के बजाय वो सड़क मार्ग से निकले, और वो भी धीमी गति से निकले। उसके आसपास के जो चीजें हैं, वो जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, उस ऊर्जा से वो परिचित होता हुआ चले, तब उसके अंदर प्रभाव होगा, और उसके अंदर प्रभाव होगा तब वो भारत को विश्व गुरु मानेगा। चलिए, विज्ञान कितनी ही प्रगति कर ले, आज विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि हर 14 किलोमीटर के बाद भूमि की संरचना बदल जाती है, उसकी कोशिकाएं बदल जाती हैं, जिसके कारण मनुष्य का रंग, रूप, बोली, वाणी, फसल पर असर पड़ता है। भाई, जहां सेब होते हैं वहां केला क्यों नहीं होता? तो कहीं ना कहीं वो जो भू रचना होती है, भू रचना केवल फसलों पर ही प्रभाव नहीं डालती, मनुष्य के स्वभाव पर, मनुष्य के जीवन पर, उसकी चेतना पर भी प्रभाव डालती है। तो जब वो लोग सड़क मार्ग से जाएंगे, उस चेतना से परिचित होंगे, उन हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो उस चेतना से कोई ऊर्जा ग्रहण करे और यहाँ की बात ले जाकर के अपने देश में जाकर के उसको प्रचारित करे। ऐसे इतिहास हुए हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक हेलियोदर का स्तंभ बना हुआ है, वो जिन दिनों आया था वो यूनानी था, वहां
का प्रतिनिधि था, लेकिन जब वो वहां घूमा और एक गुफा में गया, उस गुफा के बाद उसकी चेतना बदल गई और उसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया और